नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में, तो आज प्राचीन इतिहास की हम लोग तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता ही क्यों बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को एक अन्य नाम ये हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, जबकि वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक कारण यह है दोस्तों कि जो सबसे पहला खोजा गया नगर था वो हड़प्पा था, इसी के नाम से ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। कल दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे नगर नियोजन तक पहुंच गए थे, उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं नगर नियोजन के बारे में ही। तो नगर नियोजन के बारे में हमने आपको बताया था कि जो वहाँ के जो नगर में जो बटा हुआ था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग की बात की जाए वो ऊंचे में स्थित होता था, वहाँ पे ऊंचे लोग रहते थे, और जो पूर्वी भाग होता था वो होता था नीचे में, वहाँ पे नीचे निम्न जाति के लोग रहते थे। वहीं बात की जाए इसके बारे में हमने बताया था, इसका एक अपवाद भी था। सभी नगर जो इस पैटर्न को तो फॉलो करते थे, लेकिन एक नगर जो था इसका अपवाद था, वो था धौलावीरा। धौलावीरा ये नगर जो था दोस्तों ये तीन भागों में बटा हुआ था। एक था उच्च भाग, एक था मध्य भाग और तीसरा था निम्न भाग। ये हमने आपको कल बता दिया था। इसके आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नगर नियोजन के बारे में ही। दोस्तों जो नगर जो होता था हड़प्पा सभ्यता में, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो सब जो थे ज़्यादातर क्षेत्र दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत कैसे थे, मतलब जो ऊंचे क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, लगभग सभी नगरों के जो पश्चिमी क्षेत्र था, जैसे हम लोगों ने बताया एक पूर्वी क्षेत्र था, ये नीचे में था, वही जो पश्चिमी क्षेत्र था वो ऊंचे में स्थित था। तो ज़्यादातर नगर जो थे जिनका पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत का मतलब आप समझे, इसका मतलब होता है कि उनके चारों तरफ दुर्ग बना हुआ था, इस तरह से बाउंड्री बनी हुई थी सुरक्षा के लिए। तो लगभग सभी नगर जो थे इस पैटर्न को फॉलो करते थे, लेकिन इसमें भी तीन अपवाद हैं दोस्तों, तीन अपवाद हैं जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते थे। जिनका पश्चिमी जो क्षेत्र था वो दुर्गीकृत नहीं था। पहला जो था दोस्तों वो था कालीबंगा। कालीबंगा जो था दोस्तों उसका जो दोनों क्षेत्र थे, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, दोनों अलग अलग दुर्गीकृत थे। ये किस में था? कालीबंगा में। पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्र अलग अलग दुर्गीकृत थे। ये पहला हो गया। वही दूसरे की बात की जाए, एक था चन्हूदड़ू। चन्हूदड़ू की बात की जाए दोस्तों तो ये क्षेत्र, इस नगर में जो ये नगर था इसमें कोई भी दुर्ग नहीं मिलता है, कोई भी ये दुर्गीकृत क्षेत्र नहीं है। ना ही पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत था, ना ही पूर्वी क्षेत्र दुर्गीकृत था। दो क्षेत्र हो गए, एक ये कालीबंगा हो गया, एक चन्हूदड़ू हो गया, और तीसरा क्षेत्र जो था वो था लोथल। ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र था ये दोस्तों एक साथ दुर्गीकृत था, मतलब पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्र एक साथ दुर्गीकृत थे। इसमें कालीबंगा की बात की जाए तो अलग अलग दुर्गीकृत थे, ठीक है। इसमें बात की जाए तो इसमें दोनों क्षेत्र एक साथ दुर्गीकृत थे। वही लोथल की बात, ये चन्हूदड़ू की बात की जाए तो यहाँ कोई भी दुर्ग नहीं मिलता है। ये हो गई नगर नियोजन की बात। अब हम आगे देखते हैं यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में, थोड़ा सा हम देखते हैं। सामाजिक स्थिति की बात की जाए, जैसे हम सामाजिक स्थिति में क्या बोलेंगे कि जैसे हम लोग आज जी रहे हैं, जैसे तो आज की समाज की स्थिति क्या है, आपसे बोलेंगे आज की समाज की स्थिति क्या है। जैसे हम लोग रहते हैं ये समाज की स्थिति है, जो हम लोग रहन सहन है, इसी को तो सामाजिक स्थिति बोलते हैं। तो उस टाइम की सामाजिक स्थिति क्या थी वो हम आपको बताते हैं। पहली दास प्रथा का दोस्तों यहाँ पे प्रमाण मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अगर यहाँ पे दास प्रथा का प्रमाण मिलता है क्या, तो यहाँ पे दास प्रथा का प्रमाण मिलता है, ठीक है। एक और प्रथा है, एक सती प्रथा। सती प्रथा का भी दोस्तों यहाँ से प्रमाण मिलता है। अब इसके आधार की बात की जाए, जो आधार है, आधार ये है कि लोथल में 3
युगल समाधि मिली हैं। युगल समाधि का मतलब स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं। कहाँ पे? लोथल में। अगर ऐसा है दोस्तों तो अगर ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों की मृत्यु एक साथ हुई हो, और ऐसा ये वो इशारा करता है कि यहाँ पे सती प्रथा थी। तो लोथल में हम लोग 3 जो समाधियाँ हैं वो इसी टाइप की मिलती हैं, जिसमें से युगल समाधि हैं, जिसमें से एक स्त्री है एक पुरुष है, एक स्त्री है एक पुरुष है, एक स्त्री है एक पुरुष है। ये कहाँ से मिलता है हमें? लोथल से। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पे सती प्रथा थी। और वही बात की जाए तीसरी सामाजिक स्थिति के बारे में, तो वो थी यहाँ के खान पान के बारे में। खान पान की बात की जाए तो यहाँ पे खान पान, यहाँ पे शाकाहारी, जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं अपने इस टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे भी आधे लोग शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कोई मांस भी खाता है। तो इसी टाइप के लोग उस काल में भी थे, हड़प्पा सभ्यता में भी इस टाइप के लोग थे। तो यहाँ पे शाकाहारी लोग भी थे और साथ में मांसाहारी भी लोग थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। वहीं समाज की स्थिति की बात की जाए तो समाज मात्र सत्तात्मक था। जैसे कि अभी की बात की जाए इस टाइम में, तो ना हम बोल सकते हैं मात्र सत्तात्मक है ना पितृसत्तात्मक है, क्योंकि किसी के घर में मम्मी जो होती हैं वो हेड होती हैं और किसी के घर में किसी के पापा होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मात्र सत्तात्मक बताया जाता है। इसका एक आधार है, इसका एक आधार ये दिया जाता है क्योंकि हड़प्पा में सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो महिलाओं की ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये जो उस टाइम के जो वहाँ पे जो स्थिति थी वो मात्र सत्तात्मक स्थिति मानी जाती है। ये हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया जो यहाँ की स्थिति के बारे में की जाए। यहाँ पे जो अब देखते हैं यहाँ पे कार्य क्या चलता था, कार्य क्या होता था, मुख्य कार्य क्या थे यहाँ के लोगों के। कार्य की बात की जाए तो यहाँ के लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, शिल्प के क्षेत्र में हथकरघा जैसे उद्योग भी करते थे। तो इनके प्रमाण भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब कार्य की बात की जाए, कार्य यहाँ के लोग करते थे, कृषि करते थे। इनका मुख्य कार्य कृषि था। कृषि हो गया, व्यापार हो गया, एक शिल्प हो गया, साथ में पशुपालन भी हो गया। ये यहाँ के लोगों के प्रमुख कार्य थे जो सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। वही दोस्तों बात की जाए यहाँ पे जो फसलों की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों 9 प्रकार की फसलें प्राप्त हुई हैं, जिनके प्रमाण हमें मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग 9 प्रकार की फसलें करते थे जिनके हम लोग को प्रमाण मिलते हैं। वही व्यापार की बात की जाए, व्यापार जो दोस्तों है ये हमें मिलता है, इसके प्रमाण मिलते हैं विदेशों से मेसोपोटामिया में। इस मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अब इसे हम कैसे डिस्क्राइब करें कि हम कैसे मान लें कि मेसोपोटामिया से ही व्यापार होता था सिंधु सभ्यता का, क्योंकि इसका दोस्तों 1-2 क्षेत्र हैं। एक है उर, बात की जाए सिंधु सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है कपास। कपास मुख्य फसल थी। और बात की जाए आयात, व्यापार में क्या व्यापार करते थे और क्या आयात करते थे उसके बारे में हम बताते हैं आपको। व्यापार के बारे में, चूँकि यहाँ पे कपास की सर्वाधिक खेती की जाती थी, कपास पे समृद्ध माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो व्यापार की बात की जाए तो व्यापार में जो आयात होता था वो होता था सोने का, चांदी का और तांबे का, इनका आयात होता। वही बात की जाए निर्यात की, जो सिंधु सभ्यता में निर्यात होता था वो किया जाता था हाथी के दांत से बनी वस्तुएं, दांत की बनी वस्तुएं। साथ में आपको पता ही है दोस्तों कि जो सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती थी, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था वो कपास का होता था। और उसी से निर्मित वस्तुएं जैसे हो गई सूती वस्त्र, इन वस्तुओं का व्यापार होता था।
इसका निर्यात होता था, इनका आयात होता था। दोस्तों अब बात की जाए सिंधु सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में, तो धार्मिक स्थिति के बारे में पता कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर किसी मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य हमें मिले नहीं हैं, फिर भी वहाँ पे कुछ धार्मिक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए जिससे हमें पता चलता है वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी। वहाँ पहली सबसे ज़्यादा पशुपति शिव को सबसे पूजनीय माना गया है। सबसे ज़्यादा वहाँ की मोहरों में सबसे ज़्यादा इन्हीं के चित्र मिलते हैं, पशुपति शिव के। वहीं बात की जाए दूसरी उर्वरा देवी की, उर्वरा देवी की भी वहाँ पे पूजा की जाती थी। अब तीसरी बात की जाए, हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं अग्निवेदिकाएँ, जिसको हम बोल सकते हैं हवन कुंड, जो हमें प्राप्त हुए हैं कहाँ से, लोथल से, और प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। दोस्तों इन दो क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। चूँकि ये 3 हो गया, चौथा जो हो गया इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, स्वास्तिक का चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुआ है। वहीं दोस्तों यहाँ की बात की जाए, मुख्य खेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य खेल यहाँ का दोस्तों माना जाता है वो शतरंज। यहाँ पे शतरंज का खेल दोस्तों उस टाइम पे भी खेला जाता था। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि शतरंज खेल के जो जन्मदाता है वो शायद सिंधु सभ्यता को ही माना जाएगा। तो मुख्य खेल वहाँ का था शतरंज खेला जाता था। वहीं बात की जाए औजारों की, औजार में आरा, कुल्हाड़ी, खुरपा, ये छुरी, ये हमें साथ से प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे जो हमें औजार मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वहाँ पे ये वस्तु हमें मिली है। वहीं बात की जाए दोस्तों मूर्तियों की, जो यहाँ पे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, 3 तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जो एक हो गई धातु से बनी मूर्ति, दूसरी पत्थर से बनी हुई मूर्ति, और तीसरी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। बनवाली से दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ है, बनवाली से हमें एक पत्थर से बनी हुई बैलगाड़ी, पत्थर से बने हुए बनवाली से हमें प्राप्त हुए कांसे से बनी बैलगाड़ी। और वही बनवाली से दोस्तों हमें प्राप्त हुआ है मिट्टी से बना हल, पकी हुई मिट्टी से बना हुआ हल हमें प्राप्त हुआ है, ये बनवाली से प्राप्त हुआ। कांसे से बनी बैलगाड़ी भी हमें बनवाली से प्राप्त हुई। दोस्तों वही बात की जाए कालीबंगा से हमें सर्वप्रथम जुते हुए खेत के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो दोस्तों हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए। वही कालीबंगा के बारे में दोस्तों हम बता चुके हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दोनों दुर्गीकृत हैं, वो भी अलग अलग दुर्गीकृत हैं। जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है अलग अलग दुर्गीकृत हैं। और दुर्गीकरण की इसकी विशेषता यह है कि जो दुर्गीकरण हुआ है दोस्तों वो कच्ची मिट्टी से हुआ है। बाकी जो जब सब जगह पे जहाँ पे मिट्टी की ईंट की प्रयोग किया गया वहाँ पे पकी हुई जो ईंट है, यहाँ पे जो दुर्गीकरण किया गया यहाँ कच्ची मिट्टी के ईंट से दुर्गीकरण किया गया है। वहीं बात की जाए यहाँ से हमें और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें बर्तन बनाने वाली चाक
मिला है। ईंटों के भट्ठों के प्रमाण मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ईंटें पका के घर बनाए जाते थे। वहीं चाक की बात की जाए तो चाक से हमें पता चलता है कि वहाँ पे बर्तनों के बारे में पता चलता है कि बर्तन मिट्टी के होते थे, लाल रंग की मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे। दोस्तों अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, ये बेसिक से समझा रहे हैं। इस पर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपका क्विज़ लेके आएंगे आपके लिए, जिससे आप आसानी से सारे क्वेश्चन देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो रहे हैं, और जिसमें से हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या संभावित हैं वो क्वेश्चन लेके आएंगे। अब देखेंगे उसमें आप लगभग सभी क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपने सही से क्लास ली है तो। दोस्तों अब आगे हम प्रत्येक जो भी नगर है उनके बारे में बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी नदियाँ, जिन नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण नगर जो महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे हुए थे। कल दोस्तों एक क्लास और आएगी, इसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अभी इसके बारे में देखते हैं प्रमुख नदियों जिनके किनारे बसे हुए शहर थे। लोथल, ये था भोगवा नदी के तट पर। लोथल की बात की जाए, लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है, और यहाँ पे यहाँ पे बंदरगाह मिलता है लोथल में। ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। वहीं मोहनजोदड़ो की बात की जाए दोस्तों तो ये सिंधु नदी है, जैसे ये सिंधु नदी है तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बात की जाए वो थी 482 किलोमीटर बीच की दूरी है मोहनजोदड़ो से हड़प्पा के बीच की। और हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो नगर खोजा गया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, और किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहला जो नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अब वहीं बात की जाए तीसरे नगर, हड़प्पा। रावी नदी के तट पर कालीबंगा, घग्गर नदी के तट पर है ये सतलज नदी के तट पर है रूपबाण, रंगपुर। ये मादिल नदी के तट पर है। वहीं बात की जाए बनवाली की बात की जाए, बनवाली की बात की जाए दोस्तों ये स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। दोस्तों ये प्रमुख नगर हैं और प्रमुख नदियां हैं जो कि बताई गई हैं जिन नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है। दोस्तों ये आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट क्लास जो है कल आपको मिलेगी। इसके बाद हम सिंधु सभ्यता की क्विज़ लेके आएंगे आपके सामने। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के वही पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।